मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका मानसर। मानसर, क्या हमारा देश टूट जाएगा? आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मानने से मना कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने राज्य का फंड रोक दिया है। सर, हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन अगर घर के अंदर ही पिता और बेटों में इतनी लड़ाई होगी तो घर कैसे चलेगा? क्या संविधान लिखने वालों ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी सोचा नहीं था कि भविष्य में मोदी जी और ममता दीदी जैसी सिचुएशन हो सकती है? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये फेडरलिज्म हमारे देश की कमजोरी न बन जाए। दृष्टि, डरना नहीं है, समझना है। तुमने जिस डर की बात की वो डर 1947 में भी था। जब भारत आजाद हुआ तो वो कांच के टुकड़ों की तरह बिखरा हुआ था। सरदार पटेल ने उसे जोड़ा, लेकिन उसे जुड़े रहने की गारंटी दी संविधान के भाग 11 ने। आज की कहानी किसी राजा रानी की नहीं है। आज की कहानी है एक विशाल संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की, जिसका नाम है भारत। इस परिवार में एक पिता है, सेंटर यानी संघ, और कई बेटे बेटियां हैं, स्टेट्स यानी राज्य। झगड़े होते हैं, बर्तन बचते हैं, लेकिन परिवार टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 245 से 263 के बीच लक्ष्मण रेखाएं खींच दी थीं। आज हम उसी लक्ष्मण रेखा को डिकोड करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस और प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस इस देश की नब्ज को चलाते हैं। ये क्लास सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है दृष्टि। ये क्लास है उस सिस्टम को समझने के लिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी को एक धागे में पिरोता है। क्या तुम इस संवैधानिक महाभारत के नियमों को समझने के लिए तैयार हो? जी सर, मुझे जानना है कि आखिर पावर किसके पास है, पापा यानी सेंटर के पास या बेटो यानी स्टेट के पास? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, विधायी संबंध, द लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी कानून बनाने की ताकत यानी पावर टू मेक लॉज। दृष्टि, इसे एक सिंपल रूल से समझो, तेरा, मेरा और हमारा। संविधान ने साफ कह दिया है कि कौन किस पर कानून बनाएगा। सबसे पहले आता है आर्टिकल 245। ये बात करता है क्षेत्र यानी टेरिटरी की। संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, और यहां तक कि संसद के पास राज्य क्षेत्रातीत विधायन यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की शक्ति भी है। सर, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या भला है? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो समझ जाएंगे, पर मुझे आसान भाषा में समझाइए। बहुत सिंपल है। मान लो कोई भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन अमेरिका में बैठा है, या उसकी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी विदेश में है, तो भारत की संसद का कानून उस पर वहां भी लागू होगा। लेकिन क्या राजस्थान की विधानसभा का कानून अमेरिका में लागू होगा? नहीं। राज्य का कानून सिर्फ राज्य की सीमा के अंदर लागू होता है। यह सवाल स्टेटमेंट के रूप में आया था कि क्या राज्य विधायिका के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है? जवाब है नहीं। अच्छा, मतलब संसद बाहुबली है, उसकी पहुंच दुनिया भर में है। लेकिन सर, असली झगड़ा तो ये है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा? बिल्कुल सही। और इस झगड़े को सुलझाने के लिए आती है आर्टिकल 246 और हमारी 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची। यहां संविधान ने 3 लिस्ट बना दी। इसे ऐसे समझो जैसे घर में 3 तरह के काम होते हैं। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। ये घर के पिताजी यानी सेंटर के काम है, जैसे घर की सुरक्षा, डिफेंस, बैंक का पैसा यानी बैंकिंग, विदेश मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, रेलवे। इन पर सिर्फ संसद कानून बनाएगी। आपको एग्जाम फैक्ट याद रखना है, मूल संविधान में 97 विषय थे, अब लगभग 100 है। सेकंड है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। ये बच्चों के काम है, जैसे अपना कमरा साफ रखना यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, खेती यानी एग्रीकल्चर। इन पर सामान्य स्थिति में सिर्फ राज्य कानून बनाएगा। एक और एग्जाम फैक्ट याद रखना है, पहले 66 विषय थे, अब 61 है। एंड लास्ट कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। ये घर का ड्राइंग रूम है, जैसे शिक्षा यानी एजुकेशन, वन यानी फॉरेस्ट, शादी तलाक यानी मैरिज डिवोर्स। यहां पिता और बच्चे दोनों नियम बना सकते हैं। सर, यहाँ एक पेज है। अगर ड्राइंग रूम यानी कंकरेंट लिस्ट में पिता ने कहा सोफा लाल होगा और बेटे ने कहा सोफा नीला होगा, तो किसकी चलेगी? एक्सीलेंट क्वेश्चन दृष्टि। यही तो आर्टिकल 254 है।
अगर समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर दोनों में झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो संसद यानी सेंटर का कानून ही मान्य होगा, यानी बापू की चलेगी। लेकिन एक अपवाद है। अगर राज्य में कानून बनाया और उसे राष्ट्रपति की अनुमति यानी प्रेसिडेंट्स असेंट मिल गई, तो उस राज्य में राज्य का कानून चलेगा। वाह, मतलब राष्ट्रपति जी रेफरी बन सकते हैं। लेकिन सर, कुछ ऐसे विषय भी तो हो सकते हैं जो 1950 में थे ही नहीं, जैसे इंटरनेट, साइबर क्राइम, एआई। ये किस लिस्ट में आएंगे? बहुत ही स्मार्ट सवाल। इसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स, आर्टिकल 248। जो विषय तीनों लिस्ट में नहीं है वो सीधे संसद के पास जाएंगे। दृष्टि, यहां एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये पावर राज्यों के पास है, लेकिन भारत और कनाडा में ये केंद्र के पास है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था, अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से प्रेरित है? जवाब है कनाडा। अब चलते हैं द इन्वेजन व्हेन द सेंटर एंटर स्टेट, आर्टिकल 249, 250, 252, 253। अभी तक सब ठीक था, लेकिन दृष्टि, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पिता यानी सेंटर जबरदस्ती बेटे यानी स्टेट के कमरे में घुसकर नियम बनाए, यानी राज्य सूची पर संसद कानून बनाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो फेडरलिज्म की हत्या होगी ना? सामान्य स्थिति में नहीं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में संविधान इसकी इजाजत देता है। यहां से यूपीएससी मेंस और पीसीएस प्री में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ध्यान से सुनना, 5 कंडीशंस हैं। आर्टिकल 249, राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा, ध्यान देना लोकसभा नहीं, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पास कर दे कि ये राज्य सूची का विषय अब राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। पीवाईक्यू देखो, राज्यसभा की अनन्य शक्ति कौन सी है? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 249। आर्टिकल 250, आपातकाल। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 लगी हो, तो संसद अपने आप पावरफुल हो जाती है और राज्य सूची पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 252, राज्यों के कहने पर अगर 2 या 2 से अधिक राज्य यानी 2 और मोर स्टेट्स खुद संसद से अनुरोध करें कि प्लीज हमारे लिए कानून बना दो, तो संसद बना सकती है। नोट, ये कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने मांग की थी, बाकियों पर नहीं। आर्टिकल 253, अंतरराष्ट्रीय संधि। ये मेरा फेवरेट है। मान लो मोदी जी ने पेरिस में जाकर क्लाइमेट चेंज पर साइन कर दिया। अब उसे लागू करने के लिए अगर राज्य सूची के विषय जैसे कृषि में भी बदलाव करना पड़े, तो संसद किसी भी राज्य से नहीं पूछेगी, वो सीधे कानून बना देगी। पीवाईक्यू देखो, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद किस सूची पर कानून बना सकती है? उत्तर होगा किसी भी सूची पर। आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो। ओह, मतलब राज्य शेर है तो केंद्र सवा शेर है। आर्टिकल 249 तो सच में राज्यसभा का ब्रह्मास्त्र है। Next, the Administrative Relations, Part 11, Chapter 2, Article 256 to 263। अब चलते हैं Chapter 2, प्रशासनिक संबंध यानी Administrative Relations पर। कानून तो बन गया, अब उसे लागू यानी एग्जीक्यूट कौन करेगा? यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखना दृष्टि। कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति का अनुसरण करती है, यानी एग्जीक्यूटिव फॉलोज लेजिस्लेटिव। जिस विषय पर जिसका कानून, उसी का प्रशासन। लेकिन आर्टिकल 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे करेगा कि संसद के कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। सरल भाषा में, राज्य सरकार केंद्र के कानून को ना नहीं कह सकती। और अगर ना कह दिया तो, जैसे अगर केंद्र ने कहा हाईवे बनाओ और राज्य ने मना कर दिया तो फिर निकलेगा आर्टिकल 365 का जिन। अगर राज्य केंद्र के निर्देशों यानी डायरेक्शंस का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति मान लेंगे कि राज्य का संविधान फेल हो गया है और वहां राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 लगा देंगे। समझी? केंद्र का निर्देश सिर्फ सलाह नहीं, चेतावनी भी है। बाप रे, ये तो बहुत डेंजरस है। सर, क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां दोनों प्यार से बात करें, लड़ाई झगड़े के बिना? बिल्कुल है, और यही एंट्री होती है आर्टिकल 263 की, इंटरस्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद। ये सवाल एमपीपीएससी 2019 और यूपीएससी 2021 में आया था। आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। इसका काम है राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और सलाह देना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दृष्टि। इसका गठन तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति ही होंगे?
गलत, यही फंसते हैं स्टूडेंट्स। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यानी सीएम्स सदस्य होते हैं। पहली बार इसका गठन 1990 में सरकारिया आयोग यानी सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर वीपी सिंह सरकार ने किया था। एग्जाम अलर्ट देखो, सरकारिया आयोग 1983 और पुंची आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंधों के लिए बाइबल हैं। सर, एक मुद्दा हमेशा न्यूज में रहता है, पानी की लड़ाई। कावेरी, नर्मदा, सतलुज, इनका फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट? नहीं दृष्टि, यहां संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को भी स्टॉप का बोर्ड दिखा दिया है। आर्टिकल 262 संसद को शक्ति देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदी विवाद यानी इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाए। संविधान साफ कहता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट दखल नहीं दे सकता, यानी शुरुआती चरण में। संसद ने इसके लिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 बनाया है। सर, पॉलिटी के आर्टिकल्स तो याद हो रहे हैं, 262 में पानी, 263 में काउंसिल, लेकिन ये नदियाँ, ये बांध, ये भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, जब मैं मैप देखती हूँ तो सब मिक्स हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि कावेरी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। क्या ज्योग्राफी याद करने का कोई सिनेमैटिक तरीका नहीं है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं? दृष्टि, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही तो हर स्टूडेंट की समस्या है, वो रटते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अब नहीं। अगर तुम्हें भारत के भूगोल को पढ़ना नहीं बल्कि अपनी आंखों से जीना है, तो आज ही डाउनलोड करो टेस्ट क्यू ऐप। हमने वहां लॉन्च किया है सिनेमैटिक इंडियन ज्योग्राफी कोर्स। सोचो, जब मैं कावेरी नदी विवाद पढ़ाऊंगा तो तुम स्क्रीन पर कावेरी नदी को कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहते हुए देखोगी, ड्रोन व्यू के साथ। फीस नाम मात्र, एक रील्स के पैक से भी कम। बोनस, इसी कोर्स के साथ 350 से ज्यादा टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। ये कोर्स एनसीईआरटी का निचोड़ है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे या आरपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी या आरएसएसबी। ज्योग्राफी का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। स्टूडेंट मजबूर नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध हो जाता है उस कोर्स को देखकर। तो अगर तुम्हें पॉलिटी का मास्टर और ज्योग्राफी का जादूगर बनना है तो क्लास के बाद लिंक जरूर चेक करना। सर, अब तो ज्योग्राफी का भी डर खत्म। टेस्ट क्यू ऐप जिंदाबाद। अब जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड हो जाए ताकि जो पढ़ा वो लॉक हो जाए। चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज है। तैयार? फर्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूअरी पावर्स भारत में किसके पास है? संसद यानी पार्लियामेंट के पास, यानी आर्टिकल 248। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगर राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत संकल्प पास करे तो राज्य सूची पर बनाया गया कानून कितने समय तक लागू रहता है? 1 साल तक, लेकिन इसे बार बार बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा। अगला देखो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है और अध्यक्ष कौन होता है? गठन राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 263, लेकिन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची का विषय है? ये पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद अब समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है। नाइस। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से। शाबाश दृष्टि, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और तरीका सही हो तो संविधान का सबसे बोरिंग चैप्टर भी ब्लॉकबस्टर बन सकता है। दोस्तों, केंद्र और राज्य शरीर के 2 हाथ हैं। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तभी भारत तालियां बजाएगा। इस चैप्टर को याद रखना, क्योंकि जब तुम कल अफसर बनकर सिस्टम में जाओगे तो यही आर्टिकल्स तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये कोर्स पूरा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं, ये तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। और हाँ दोस्तों, टेस्ट क्यू ऐप पर ज्योग्राफी वाला कोर्स देखना मत भूलना। मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।